नमस्कार। आज तारीख है 23 अगस्त 2024। मैं श्रीकांत त्रिपाठी। आप जुड़े हुए हैं टिप्स सिविल सर्विसेज से, जहां जिद है सिर्फ जीत की। हम बात करने जा रहे हैं 9 अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज, राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज। घटनाएं आप सबने पेपरों में पढ़ लिया होगा, जानकारियां बहुत सारी हैं। इस दौरान कुछ क्वेरीज हमारे साथियों ने किया, कुछ बातें समझना चाहा, पूछा, मुझसे चर्चा की। इस संबंध में हम एक सामूहिक चर्चा वीडियो हम बना ले रहे हैं, जिसमें आपके शंकाओं का समाधान होगा। हम इसमें चर्चा सामान्यतः करना चाहेंगे घटना क्या थी, सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान क्या है, सीबीआई क्या काम करती है, नेशनल टास्क फोर्स का गठन क्यों किया गया है, क्या काम करेगा ये, और जो कुछ हमारे इस जो इशू से संबंधित, जो महिलाओं की यौन दुष्कर्मों से संबंधित, उनके यौन उत्पीड़न से संबंधित जो घटनाएं हैं, उनके संबंध में भी कुछ हम चर्चा करेंगे। उनके लिए बनाए गए कानून, हमारे संवैधानिक प्रावधान, और हम कहाँ तक सफल हुए हैं अपने कानूनों को ठीक ठीक से इम्प्लीमेंट करने में, और महिलाओं के प्रति जो हमारे भाव हैं उनको हम व्यवस्थित रखने में हम कितने सफल हुए हैं, इन संबंध में हम चर्चा करेंगे। 9 अगस्त 2024 को राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल में पीजी ट्रेनीज डॉक्टर की रात्रि में दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश और विरोध का सैलाब उमड़ पड़ा। माननीय उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। बड़ी हृदय विदारक घटना थी। स्वाभाविक था कि आक्रोश हो, विरोध हो। डॉक्टरों की हड़तालें हुई, आज तक जारी रही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा कहा गया कि हड़तालें समाधान नहीं है, इससे चिकित्सीय व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं, अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं। बात ठीक भी है, लेकिन स्वाभाविक है इतनी हृदय विदारक घटना हो, हृदय को द्रवित करने वाली घटना हो और आक्रोश और विरोध ना हो, तो भी यह माना जाएगा कि मानव भाव संवेदन शून्य हो गया है। तो ऐसे विरोध प्रदर्शन तो बड़े लाजिमी है। बहरहाल इस घटना के पीछे क्या कारण थे, घटना में कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच का विषय पुलिस का है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे साथियों की क्वेरीज थी। खासकर हमारे साथियों ने पूछा था कि सुओ मोटो क्या होता है, नेशनल टास्क फोर्स क्या होता है, सीबीआई क्या होती है, इस संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। सुओ मोटो, जब आप न्यायिक व्यवस्थाओं की किताबें पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, सुओ मोटो, हैवियस कार्पस, अल्ट्रा वायरस, ये कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जो न्यायिक की किताबों में पढ़ने को मिलते हैं। तो हम यहाँ सुओ मोटो की चर्चा करेंगे। सुओ मोटो को आपने पढ़ा होगा किताबों में, पेपरों में पढ़ा होगा। सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान यानी जो हमारी न्यायिक बॉडियां हैं, अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, जिनको किस तरह के राइट्स होते हैं किसी को समन्स कर लेने के, या ऐसे जो वर्क्स होते हैं, ऐसी जो घटनाएं होती हैं उन पर इंटरप्रेट करने की जो अधिकृत बॉडियां हैं, वो स्वतः संज्ञान लेती हैं। इसे सुओ मोटो कहते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, वुमेन्स कमीशन हो गए, SC/ST कमीशन हो गए, OBC कमीशन हो गए, और बेसिकली हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान लेती हैं। ऐसी कोई बड़ी घटना घट जाए, कोई ऐसे आपराधिक परिस्थितियां निर्मित हो जाए, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें स्वतः संज्ञान लेती है।
सामान्यतः जो हमारी प्रक्रिया है आपराधिक घटनाओं को माननीय न्यायालयों तक पहुंचाने के लिए, जब भी कोई आपराधिक घटना घटित होती है तो पुलिस में एफआईआर होती है। उसकी व्यवस्थाएं हमारे पहले पुराने में आईपीएस, आईपीसी और सीआरपीसी कानून था। अब वर्तमान जो नया कानून आ गया है बीएनएसएस, उनमें सब में प्रावधान किए गए हैं। एफआईआर होती है, एफआईआर न्यायालय में जाती है और फिर ये कार्रवाइयाँ होती है। सामान्यतः ये होता है, लेकिन कभी कभी जो बड़ी घटनाएं होती हैं और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से जांच कराने और न्यायिक कार्यवाहियों को शीघ्रता से आगे तक पहुंचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जाता है। यही सुओ मोटो है। इस घटना में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान अर्थात सुओ मोटो किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि यह घटना कोई विशेष राज्य या कोलकाता की घटना नहीं है। यह एक प्रकार के डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा से जुड़े हुए जो हमारे सिस्टम की खामियां हैं, जो तंत्र है हमारे मेडिकल स्टाफ का, हमारे डॉक्टरों का, उनका जो उनकी सुरक्षा के लिए जो हमारा सिस्टम है उनमें जो खामियां हैं, इसके लिए हमें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है और एक प्रोटोकॉल की जरूरत है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन में ये जांच की कार्यवाही चल रही है और ये जांच फिलहाल तो सीबीआई को सौंप दी गई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यह एक प्रकार की केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसकी उत्पत्ति 1941 में विशेष पुलिस स्थापना से ही हो गई थी। 1946 में दिल्ली पुलिस विशेष स्थापन अधिनियम 1946 के द्वारा इस संस्था को, उस समय उसका नाम विशेष पुलिस स्थापना ही था, उसे शक्तियां और जांच करने के अधिकार प्राप्त हुए और 1 अप्रैल 1963 को इस विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का नाम बदल करके सीबीआई अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यह काम क्या करती है? जो बड़े आपराधिक घटनाएं होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे जांच के लिए मुद्दे सौंपे जाते हैं। ये सीबीआई जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, ये अपनी जांच का कार्य करती है। ये बेसिक बात है, सबको जानकारी होना चाहिए। इस घटना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स, एनटीएफ, नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और कहा गया है कि 3 सप्ताह में एक अंतरिम रिपोर्ट और 2 माह में इसका अंतिम रिपोर्ट दे। यह नेशनल टास्क फोर्स इसलिए गठित किया गया है ताकि डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ्स हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा सके। हमारे जो सिस्टम में कमियां हैं उनको ठीक किया जाए, इसलिए यह एनटीएफ अर्थात नेशनल टास्क फोर्स गठित किया गया है। ये इसको कुछ बिंदु जांच करने के लिए दिए गए हैं, अर्थात जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, उनको रात्रि में रुकने की, उनको आराम करने की जगह कैसी है, उनको छात्रावास और हॉस्पिटल की दूरी कितनी है, परिवहन की सुविधाएं कैसी हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए, पुरुष के लिए और फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग अलग पृथक पृथक ठहरने की, रात में रुकने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, सफाई की, पोषण की और हाइजीन की ये व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में किस रूप में हैं, जो अस्पतालों का जो प्रवेश द्वार होता है और जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं उनमें सीसीटीवी कैमरेज की क्या व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स और छात्रावास की दूरियां कितनी हैं, उनमें परिवहन की सुविधाएं क्या हैं और जो मरीज और अटेंडेंट्स होते हैं उनकी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ तक पहुंच की व्यवस्थाएं क्या हैं। आईसीयू में कोई मरीज पेशेंट भर्ती है तो उनके अटेंडेंट्स की, डॉक्टर रूम या डॉक्टर को आराम करने के जो रेस्ट रूम होते हैं उनके पहुंचने की कैसी व्यवस्था, ऐसे कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं जो नेशनल टास्क फोर्स द्वारा उनकी जांच करके अपना एक प्रतिवेदन देंगे और प्रतिवेदन के आधार पर एक डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किए जाने की बात की जा रही है।
ऐसी जब जब घटनाएं हमारे देश में घटित हुई तब भी ऐसे कमीशंस बनाए गए हैं, समितियां बनाई गई हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनके आधार पर हम हमारे बहुत सारे कानून में बदलाव आए हैं और बड़े कड़े और सख्त कानून भी बनाए गए हैं। हम याद करें 2012 में एक ही ऐसा विभत्स कांड हुआ था जिसे निर्भया कांड नाम दिया गया था। उस जो भी वो भी घटना बड़ी हृदय विदारक थी। उस समय भी एक कमीशन आयोग समिति बनाई गई थी जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर पॉक्सो एक्ट लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसमें इवन बहुत कठोर नियम बनाए गए और इवन फांसी तक के प्रावधान किए गए और महिलाओं के लिए भी कानून लाए गए जो उनके जो वर्क प्लेस होते हैं उनके जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी पॉस कानून आया। ये कानून भी हमको याद रखना चाहिए और हमारे बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के, उनको वर्क प्लेस करने के लिए और उनको इक्वलिटी में लाने के लिए और राइट टू इक्वलिटी। बहुत सारे ऐसे कानून हमारे संविधान में और लीगल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके हम कई बार असफल होते हैं और उस असफलता के क्या कारण है कि हम महिलाओं को पर्याप्त समानता के अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, हमारी जो दुर्भावनाएं हैं वो हम कम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। ऐसी घटनाएं हम प्रायः देखते रहते हैं कि हमारे देश में कई बार ऐसी घटनाएं जो घटित हुई जो देश को शर्मसार करती आई हैं। हम अभी हाल ही में आप सभी ने समाचार पत्रों में पढ़े होंगे कि अजमेर में 1992 में एक अश्लील फोटोकांड और यौन शोषण का मामला आया था जिसका जो निराकरण जो निर्णय माननीय न्यायालयों द्वारा अभी किया गया है 32 वर्ष के बाद वो निर्णय अभी आया है। हम सोच सकते हैं कि जो न्यायिक जो प्रक्रिया है विलंब होने से भी कई बार अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं और उनको पनिशमेंट समय से नहीं मिल पाता है। इसलिए जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, पॉक्सो एक्ट आया था, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए भी गए। वो कितनी कारगर है वो एक अलग विषय है। तो हम ये बात को अच्छी तरह समझ लें कि जरूरी है कि हमारी जो पुलिस और जो न्यायिक प्रणाली है वो बड़ी कोऑर्डिनेटिंग हो और विलंब न्याय में विलंब ना हो। अभी जैसा कि हमने बताया कि अजमेर में 1992 में घटना घटित हुई थी अश्लील फोटोज की, महिलाओं के बच्चियों की यौन शोषण की, उसका निर्णय अभी आया है। अभी तो लोअर कोर्ट में मामला आया है। ये लोग जो जिनको पनिशमेंट मिला है वो हायर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो बहुत देर रुचि होगी। तो इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं, ऐसी जघन्य अपराध, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, यौन घटनाएं, यौन शोषण ऐसे क्यों होती हैं? इस पर हमें विचार करना होगा। इस पर विचार करने पर हमें एक तो हम समझते हैं कि जो हमारी प्रणाली है पुलिस की और भी जो हमारे सिस्टम्स हैं जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की, कहीं कहीं कोई ना कोई कमी है जरूर, जिसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और वो ऐसे कुकृत्य कर जाते हैं जिससे कि वो उनको कानून का खौफ नहीं है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा जो एक नैतिक चरित्र है, जो चरित्र जो हमको हमारे जीवन में काम आता है, जो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, तो चरित्र में भी जो हमारी नैतिक संस्थाएं थी, नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाएं हैं, वो प्राय विलुप्त प्राय हैं और संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया है, जिससे जो हमारी भावनाएं थी वो बड़ी संवेदनशील शून्य हो गई हैं। अब हम जो सामाजिक रिश्ते होते हैं, सामाजिक रिश्तों में जो प्यार और एक अपनापन हुआ करता है उसमें बड़ी कमी आ गई है। तो इस पर भी हमें विचार करना होगा। वास्तव में कानून तभी प्रभावी हो पाते हैं जब हमारा नैतिक चरित्र अच्छा हो और जो हमारी जो लीगल बॉडीज हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अनुशासन में लाती हैं समाज को और जो आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं उनके को नियंत्रण में लाती हैं, तो ये बहुत एक्टिव हों, तो ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दें। अपनी जो लीगल बॉडीज हैं, पुलिस है, न्यायपालिका है और जो भी लोग हैं, वो अपनी संस्थाओं को बहुत मजबूत करें और न्यायिक निर्णय को हम शीघ्रता से लाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम देखते रहते हैं कि अभी महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 मासूम बालिकाओं के साथ
इस तरह के यौन दुर्व्यवहार किए गए, पेपरों में खुलने में आया, तो हम ये तभी सुधार कर सकते हैं इसमें, जबकि हम जो हमारी जो राइट टू इक्वलिटी है, जेंडर इक्वलिटी की बातें हैं, समानता की हम तमाम बातें करते हैं, महिलाओं वुमेन्स एम्पावरमेंट की बातें हमने की है, तो उसके लिए हमारा जो मानसिक स्थिति है बड़ी अच्छी हो, महिलाओं पर जो दुर्व्यवहार है, जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, द्वेष की भावनाएं हैं, या जो नैतिक एक जो हमारे जो चरित्र की में जो कमी गिरावट आई है, उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। साथ ही संपूर्ण सामाजिक संस्थाएं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हमारी बनी होती हैं, सामाजिक नियम कानून बने होते हैं, वो मानवीय हित के लिए है। अगर मानवीय हित उसमें निहित नहीं है तो उन पर भी विचार करना चाहिए। शराब, अश्लील फिल्में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो कि हमारे समाज में हमारे नैतिक बल को बहुत कमजोर की हैं, और इस तरह के जो महिलाओं पर हिंसक और यौन दुर्व्यवहार देखने को मिलते हैं, इसमें अश्लील फिल्में और नशा, शराब का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हमें विचार करना होगा कि यदि ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी व्यवस्था, ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो मानवीय हित में ना हो, क्योंकि हम लोक कल्याणकारी राज्य में जी रहे हैं और मानव हित ही सर्वोपरि है। इसलिए मानवीय हित में यदि कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे वो अश्लील फिल्में हो, मनोरंजन के साधन हो, शराब की दुकानें हों, उन पर भी हमें विचार करना चाहिए। साथियों, एक छोटी सी बातें थी जो हमने चर्चा की, हालांकि आप सब समाचार पत्रों में और तमाम न्यूज में सुने होंगे, लेकिन हमारे कुछ साथियों की ऐसी क्वेरीज आ रही थी जो हमने कॉमन चर्चाएं की। जय हिंद, जय भारत।